नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज महेश भट्ट से पूछताछ हुई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि महेश भट्ट ने क्या बताया। महेश भट्ट ने पुलिस को बयान दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत सड़क 2 में कोई लीड रोल नहीं करने वाले थे। सुशांत ने सड़क 2 में किसी भी रोल की मांग नहीं की थी। इस बीच महेश भट्ट ने पुलिस को बताया कि वो 2 बार सुशांत सिंह से मिले जरूर थे। पहली मुलाकात 2018 में हुई थी और दूसरी इस साल फरवरी में, लेकिन दोनों के बीच कोई प्रोफेशनल बातचीत नहीं हुई थी। इस बीच सुशांत की विसरा रिपोर्ट आई है जिसमें जहर की आशंका को खारिज किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या सुशांत बॉलीवुड के गैंग्स के शिकार हुए? क्या सुशांत उन गैंग्स के शिकार हुए जिन्होंने एक तरफ से बॉलीवुड पर कब्जा कर रखा है? कई सितारों ने आरोप लगाए बॉलीवुड में ऐसे गैंग्स हैं जो नए और उभरते कलाकारों को मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं। इन कथित गैंग्स के बारे में सबसे ज्यादा मुखर कंगना रनौत हुई, जिन्होंने बयान पुलिस के सामने दर्ज कराना है आने वाले वक्त में। उनकी मौत के बाद सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन जाएगा, क्या वाकई बॉलीवुड में ताकतवर हस्तियों का भाई भतीजावाद कलाकारों को खुदकुशी की कगार पर पहुंचा देता है? यूं तो कई लोगों ने ये बात कही, लेकिन जमकर बरसी कंगना रनौत। बॉलीवुड के बड़े बड़ों की ब्लॉकबस्टर छवि पर सवाल दाग दिए। किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? आज फिल्मकार महेश भट्ट का भी मुंबई के सांता क्रूज थाने में बयान दर्ज किया गया। खबर है कि पूछताछ लगभग 2 घंटे तक चली। करण जौहर की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता और सुशांत मौत केस में नेपोटिज्म को लेकर सबसे मुखर कंगना रनौत को भी बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा गया है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद में CRPC 175 के तहत कंगना रनौत है, उनको भी समन्स भेजा गया है। उनका भी बयान लिया जाएगा और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। करण जौहर की बात सामने आ रही है, करण जौहर को समन किया गया है। ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है तो उनको भी बुलाएंगे। इस मामले में फिल्मकार संजय लीला भंसाली, वायरस फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा, फिल्मकार शेखर कपूर, सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और सुशांत के साथ उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में काम करने वाली एक्ट्रेस संजना सांघी का बयान दर्ज हो चुका है। अब तक कुल 38 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। 14 जून को मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का शव अपने ही फ्लैट में फंदे से लटका मिला था। तब से ही बहस बॉलीवुड के पावरफुल गैंग्स पर छिड़ गई है। उनकी मौत के बाद सुशांत के परिवार ने भी परिस्थितियों को संदिग्ध बताया। और एक बात तय है कि सुशांत के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो हम लोग न्याय के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, जहां जाना पड़े, हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के पावरफुल नेक्सस पर कंगना रनौत ने जोरदार हमला किया था। कंगना ने सुशांत की मौत को नेपोटिज्म से जोड़ा। कंगना के मुताबिक सुशांत की मौत के गुनहगार वो लोग हैं जो पटना के इस कलाकार के कद को बढ़ते नहीं देखना चाहते थे। सीधी उंगली उठा दी बॉलीवुड के उन महारथियों पर जो नए एक्टर्स के करियर को अपने चक्रव्यूह में ही पटखनी दे देते हैं। इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग। करण जौहर और महेश भट्ट उनके खास निशाने पर हैं। करण जौहर को पूछताछ के लिए ना बुलाने पर टीम कंगना का ये ट्वीट देखिए। करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। सुशांत राजपूत मर्डर केस की जांच के नाम पर मजाक बंद करो मुंबई पुलिस।
समन जारी करने में भी मुंबई पुलिस कैसे शर्मनाक भाई भतीजावाद कर सकती है। कंगना को समन भेजा गया है, ना कि उसके मैनेजर को, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे के बेस्ट फ्रेंड के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर क्यों? साहब को परेशानी ना हो इसलिए? सुशांत सिंह बिहार के होनहार युवाओं में से थे। उनकी संदिग्ध मौत की जांच की मांग कई नेता भी उठा रहे हैं। फिर मुंबई पुलिस में ऊपर के अफसर मान लीजिए कि अच्छे होंगे, काम करते होंगे अच्छे, लेकिन नीचे के लोग तो दिन रात एक ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है, इससे मेरा मतलब है, इससे मेरा मतलब है, तो उसमें वो जांच प्रभावित हो सकती है। बरसों से यदि आप किसी के साथ रहते हैं तो एक इमोशनल रिलेशन हो जाता है, तो जांच प्रभावित होती है। इसीलिए मैंने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि एक एसआईटी बनाइए। एसआईटी में ईडी की टीम होगी, इनकम टैक्स की टीम होगी, सीबीआई होगी। ऑस्कर विजेता ए आर रहमान ने भी फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में संगीत देने के बाद उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में एक पूरा गैंग है जो मेरे खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए मेरे पास अच्छी फिल्में नहीं आ रही। इधर चौतरफा दबाव में मुंबई पुलिस जांच में जुट गई है। बॉलीवुड हस्तियों का बयान लेकर फिलहाल मुंबई पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस दबाव में सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। क्या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपने मन की फिल्में नहीं कर पा रहे थे सुशांत? क्या बॉलीवुड में किसी पावरफुल लॉबी की साजिश के शिकार हुए सुशांत? क्या किसी निजी मानसिक तनाव ने सुशांत सिंह राजपूत को मौत की तरफ धकेल दिया? बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की कहानी अधूरी है? और इन अधूरी पन्नों पे जो कहानी लिखी जाने वाली है उससे पूरे बॉलीवुड में हाहाकार है। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, बाबुल सुप्रिया साहब, जो कि एमओएस है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के। लेकिन जिस भूमिका में आज वो हमारे सामने आ रहे हैं वो एक इनसाइडर के तौर पर आप कह सकते हैं, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। इसीलिए बाबुल सुप्रिया जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, कई लोगों का यह मानना है कि जिस तरह से मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, वो संदिग्ध कहलाएगी। क्या आपको भी ऐसा शक, ऐसी शंका पैदा होती है, और अगर हाँ तो क्यों? देखिए, पहले बात तो ये है अर्चना जी, अंजना जी, सॉरी, कि मैं इंसाइडर होने के नाते ये इंटरव्यू देने नहीं आया, और सिर्फ बॉलीवुड में रहने के लिए भी मैं इंटरव्यू नहीं देने आया। मैं इसलिए कई दिन से फोन आ रहे थे, मुझे लगा कि कुछ चीजें अगर स्पष्ट कर दो, अगर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करो तो क्या वो हो सकती है कि नहीं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। एक रॉबर्ट हाफ साहब की बहुत मशहूर एक लाइन है कि टैलेंट इज रेयर बट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टैलेंट इज इवन मोर रेयर। उसके मिलियंस ऑफ लोग जो है वो अपने सपनों को लेके, एस्पिरेशंस को लेके मुंबई जाते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो है वो ऑब्लिगेटेड है कि आपने सपना देखा उसलिए आपको काम देना ही पड़ेगा। समाने से जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन्हीं का प्रेरोगेटिव रहा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को क्या दूसरे आर्टिस्ट के पहले चूज करेंगे, किसी को काम देंगे या किसी को काम नहीं देंगे। ये बात है। जब सुशांत सिंह की जो डेथ है वो बहुत बहुत दर्दनाक है, स्पेशली इतना टैलेंटेड एक लड़का ओनली एट द एज ऑफ 34, लेकिन उनकी जो मौत की जो सर्कमस्टेंसेस है उसके साथ बॉलीवुड को डायरेक्टली, बॉलीवुड के सिस्टम को डायरेक्टली जोड़ना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। उनका जो डेथ है वो डेफिनेटली उसमें मनी मैटर्स हो सकते हैं, उसमें और भी क्रिमिनल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, वहाँ पे अबेटमेंट टू सुसाइड हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकती है। लेकिन आप बॉलीवुड में जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बहुत वन साइडेड होता है। अब वन साइडेड जैसे ये बात सबको इस वक्त मालूम हो चुकी है कि संजय लीला भंसाली साहब जो है अपने फिल्मों में, रामलीला हो या बाद में भी हो, वो सुशांत सिंह राजपूत को इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाज एक्सक्लूसिवली साइंड विद यशराज फिल्म्स। क्या आप इसलिए संजय लीला भंसाली या यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा को आप बोल सकते कि उनकी वजह से सुशांत सिंह ने, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा? हाँ, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चला गया, लेकिन अगर आप लीगली देखें तो आप आज तक के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। हो सकता है कल आपको CNN से इंटरनेशनल आपको मौका मिले, लेकिन आप एक कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है तो हो सकता है आपको वो गंवाना पड़े, या आपको कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिल जाए जो बोले कि भाई साहब चलो आपके टैलेंट पे ही मैंने इन्वेस्ट किया, उसी लिए ही मैंने आपको साइन किया, तो आपको जब एक बहुत अच्छी बड़ी फिल्म मिली है तो आप उस फिल्म को भी कर लो, लेकिन मेरे को उसके लिए परेशान मत करना,
मेरा 3 फिल्मों का जो डील है उसमें आप डेट्स बराबर लेना, लेकिन वो फिल्म भी आप कर लो क्योंकि आपके टैलेंट को मैंने रिकॉग्नाइज किया, उसलिए मैंने आपको साइन किया। अब वो लक की बात है कि आपको कौन से प्रोड्यूसर मिलते हैं, वो किस तरीके से आपको डील करते हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक सेकंड, इनसाइडर आउटसाइड की बात यहाँ पे आती है, इनसाइडर आउटसाइडर की बात यहाँ पे आती है कि अगर आप स्टार सन नहीं हो, अगर आप आउटसाइडर हो, अगर आपके गॉडफादर आप कोई बन नहीं पाए, अगर आप कोई स्टार फैमिली का बेटा बेटी ना हो, तो हो सकता है आपके लिए कोई खड़ा ना हो जाए। अगर आप इनसाइडर हो तो ना ही सिर्फ आपको सेकंड चांस मिलेंगे, बल्कि कोई ना कोई आपके लिए शायद फोन करके ये यशराज को कह भी दे कि भाई बहुत बड़ी फिल्म मिली है, इनको रिलीज कर दो। अगर एक स्टार सन होता तो शायद ही ऐसा हो जाता, ये आप जरूर कह सकते हैं। इतना जो है नेपोटिज्म ये बॉलीवुड में जरूर है। कंगना रनौत जी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। मैं कल शेखर गुप्ता जी का भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू पढ़ा, उसमें उन्होंने जो भी कही है बहुत सही है, बहुत सही है। ऐसा ही होता है, हमारे अवार्ड फंक्शंस जो है वो बिल्कुल फोक्स है, बट क्या आप वो ग्रेप्स ऑफ सार्ट टाइप की बात कर सकते हैं? मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ, बट दीज थिंग्स हैव एग्जिस्टेड इन बॉलीवुड। कैन टुडे, क्या आज हम एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लीविंग उतना जगह छोड़ के जहां पे एक आर्टिस्ट अपना ब्रांड वैल्यू, अपना के ब्रांड वैल्यू या मार्केट उस वक्त की डिमांड सप्लाई की मार्केट के बलबूते अपना बार्गेनिंग पावर अपने कंपनी के साथ कर सके। यहाँ पे एक लास्ट बात मैं बोलूंगा, रहमान साहब की भी मैंने सारी बयान जो है कल आज सब मैंने पढ़ा है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि रहमान साहब जब फिल्में कर रहे थे वो कॉपीराइट, पब्लिशिंग राइट, परफॉर्मिंग राइट्स बहुत कुछ है, उसमें से कुछ ऐसे राइट्स, पब्लिशिंग राइट्स आई थिंक सो, ऐसे कुछ राइट्स रहमान साहब मांग रहे थे। इट वाज पार्ट ऑफ द डील दैट ही वाज डूइंग विद द प्रोड्यूसर ऑफ द डायरेक्टर, जिसमें प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स नहीं माने। उनको ऐसा लगा कि वैसा करने से वो पैसा लगा रहे, उनको घाटा हो सकता था, तो दे चोज रहमान's डील टू बी हार्ड फॉर देम, उसलिए दे चोज सम अदर म्यूजिक डायरेक्टर एंड लेट रहमान साहब गो अवे। और कुछ लोगों को लगा कि नहीं, हम रहमान साहब का कंडीशन को मान के हम उन्हीं को साइन करेंगे। तो इसलिए रहमान साहब अगर कहें कि उनके खिलाफ कोई गैंग है, ये मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि शायद रहमान साहब ऐसा कहे तो यंगस्टर्स डिमोरलाइज होंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक, यू हैव टू लुक एट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन मेरिट एंड डिपेंडिंग अपॉन। अरिजीत सिंह आज जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वो उसका जो बार्गेनिंग पावर है वो जितना मांग सकते हैं कंपनी से, मैं किसी और का नाम लूंगा, क्या बाबुल सुप्रियो ऐसा कर सकता है? व्हाट इज माय लास्ट हिट, तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो उतना प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा और आपको उसको मान्यता देना पड़ेगा। लेकिन बाकी कॉन्ट्रैक्ट में जो वन साइडेड चीजें होता है, जब एक लड़का सपना देखता है, वो उसको ऐसा लगता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, भले वन साइडेड ही हो, जब मेरा नेम, फेम, शोहरत, लाइमलाइट आ जाएगी, ये सब जो है इसकी पुष्टि हो जाएगी, आई विल मेक अप फॉर ऑल ऑफ इट। किसी के लिए वो होता है, किसी के लिए नहीं होता है। बट मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कितना भी दुखद हो, मैं ये कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को शायद लड़ाई जो है, इतना टैलेंट उसमें से, शायद वो लड़ाई और थोड़े दिन तक चला लेते और मेरे ख्याल से उनकी जीत हो जाती। ये उन्होंने जो रास्ता उन्होंने चुना, वजह क्या है वो जरूर उसके बारे में तहकीकात करिए, सीबीआई करिए, जो करना है करिए। लेकिन मौत जो है बहुत दर्दनाक है। दिल बेचारा, मैं कल जो जब तक देख रहा था, फिल्म की कहानी से ज्यादा मुझे सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा मुझे याद आ रही है। 4 बड़ी बातें बाबुल सुप्रियो जी आपने अभी तक कही है। एक, ये इंटरव्यू आप केंद्रीय मंत्री के तौर पर दे रहे हैं। दूसरा बात, आपका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट आपको लीगली मांगना पड़ेगा। तीसरा, आप कह रहे हैं जो छोटे शहरों से आते हैं उनके पास कोई गॉडफादर नहीं होता है तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको मौका नहीं मिलता है। कंगना रनौत की बातों में आपको सच्चाई दिखाई दे रही है, लेकिन AR रहमान जो कह रहे हैं कि उनकी एक छवि बना दी गई है, उसमें आपको लगता है कि वो गलत है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट अपना बनाते हैं उसमें बड़े सख्त होते हैं, इसलिए वो काम नहीं करते। अब मेरा अगला सवाल सुनिए। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया बाबुल सुप्रियो जी, आपने ये कहा कि मौजूदा वक्त पर मैं आज तक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं तो मैं दूसरी जगह काम नहीं कर सकती, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर मुझे यहां भी काम ना मिले, अब आप जाइए सिचुएशन पर। पानी फिल्म कर रहे थे, शेखर कपूर उसे डायरेक्ट करने वाले थे, यशराज फिल्म्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के तहत 11 महीने तक उस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने ट्रेनिंग की। उसके बाद शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा में आपस में अनबन हो गई और फिल्म स्टॉल हो गई, फिल्म की शूटिंग ही शुरू नहीं हो पाई। इसी दौरान 4 फिल्में जो उनको भंसाली बैनर की, बड़े बैनर की ऑफर हुई थी, वो भी नहीं कर पाए, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो पानी कर रहे थे। अब पानी जैसी फिल्म जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है,
वो काम भी नहीं हो, इसके लिए कौन लायबल है? इस पर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहेगा? इस पे इंडस्ट्री कहां खड़ी दिखाई देती है? कॉन्ट्रैक्ट था, 11 महीने ट्रेनिंग की थी और फिल्म की शूटिंग शुरू तक नहीं हो पाई। तभी पहला ट्वीट सर शेखर कपूर का आया था, क्योंकि शेखर कपूर जान रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं कि ये पानी की शूटिंग कब शुरू करोगे। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, ये जो आप बात कह रही है, ये बहुत ही बैड सिचुएशन है, ये बहुत खराब। ये इसीलिए तो आप फिल्म वाले पॉलिटिशियन सबको देखते हैं हाथ में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कोई पन्ना पहना है, कोई, मैंने जिस दिन से खोला मेरा भाग्य खुल गया, वो पत्थर मेरे सीने पे बैठा हुआ था। बट लोग पहनते हैं, ये लक है कि उन्होंने इतना समय उसके लिए दिया, लेकिन वो फिल्म नहीं बन पाई क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में अनबन होगी। अब उसके वजह क्या है वो आप उन दोनों को पूछिए। मुझे थोड़ा बहुत मालूम हो या किसी को मालूम हो तो भी वो बाहर आके बोलेंगे नहीं, वो उन दोनों जाने। लेकिन बात यह है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात उसमें अनबन हुई ना। अगर आप लीगली देखें तो क्या आप उसके लिए आप कह सकते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत यशराज को ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, इतना समय मैं आपके लिए दिया और ये फिल्म नहीं बन पाई, क्या मैं भंसाली साहब की फिल्म कर सकता हूँ? यहाँ पे आपका लक आ जाता है, क्योंकि आप मतलब पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स के नाम ले रहे हैं, उसलिए मेरा टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर डिपेंड करता है। आई हैव मेट प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझे मौका दिया है, जिन्होंने बोला कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ये एल्बम हम करने में हमको और 9 महीना लगेगा क्योंकि हमारे 3 आर्टिस्ट और लाइन पे है, तुमको कोई बड़ा कंपनी अगर एल्बम कर रहे हैं तो उससे कर लो तुम, कोई बात नहीं है। हमको ऐसा मिला है, उल्टा भी मिला है। 2 बड़े एंटरटेनमेंट कंपनी 2007-2008 में धूम मचा दे और के फॉर किशोर दोनों को लेके आपस में ऐसे, मतलब मुझे एक टीवी चैनल ने बोला कि मैंने आपको एक्सक्लूसिवली साइन किया। मैं बोला बिल्कुल आपने मुझे एक्सक्लूसिवली साइन नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे वो दूसरा चैनल का शो करेंगे तो आपको हम ना ही सिर्फ इस शो से निकाल देंगे बट आपके खिलाफ इतना बड़ा हम केस लगाएंगे। तो हमने उसको, आई टुक इट ऑन माई चेस्ट, मैंने उनके साथ लड़ा, सुप्रीम कोर्ट के में गया, मैं जीता और दोनों शोज मैंने किया, साइमल्टेनियसली किया। तो मैं वही कह रहा हूं कि केस टू केस डिपेंड करता है। और इतना टैलेंटेड आदमी, शायद वो उनका लक खराब है, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि पानी नहीं बन पाई, उसमें तो सुशांत का कोई रोल नहीं है। शेखर कपूर और प्रोड्यूसर्स के बीच में कोई अनबन हो गई, दैट्स हिज लक। नाउ कष्ट बहुत हुआ होगा डेफिनेटली, ये सबके साथ होता है। नेपोटिज्म, यस इट डज, इट इज देयर। ये नेपोटिज्म नहीं बाबुल सुप्रियो जी, नेपोटिज्म को हम, कोई भी जब नया वहां पर स्टार जाता है स्ट्रगलिंग, वो क्यों नेपोटिज्म को स्वीकारे? वो क्यों ये मान के चले कि मुझे तो इसके बावजूद करना है? एक ऐसे ही अपकमिंग स्टार ने कहा था कि ये जो फिल्म स्टार्स के बच्चे कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं और बॉक्स ऑफिस से डिसाइड होता है, में टैलेंट नहीं होगा, तो उसने कहा था कि जहां से इनका स्ट्रगल खत्म होता है वहां से हमारा शुरू होता है। मतलब एक तो मौके की सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा, सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा था, मुझे मालूम है, राउंड टेबल मीटिंग हो रही थी, वहां पे उसने ये बात कही थी। हाँ। मैं बिल्कुल सारे चीजें देख के जान के आपको ये मैं बता रहा हूँ। नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप बॉलीवुड को सिर्फ नेपोटिज्म, बॉलीवुड में सिर्फ नेपोटिज्म की बात अगर होती तो ना वहां पे अमिताभ बच्चन होते, ना हेमा मालिनी होता, ना शाहरुख खान होते और ना अरिजीत सिंह होता। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। नेपोटिज्म कहाँ पे आती है? देखिए, समझने की कोशिश है। मैं बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ, बॉलीवुड ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आज वहां पे मेरा काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है, उसलिए मैं उसको ट्रैश कर दूं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ नेपोटिज्म कहाँ है, कहाँ गलत लगता है हमारे लिए, आउटसाइडर्स के लिए। जब किसी की कोई प्रेग्नेंट हो जाए और कोई प्रोड्यूसर बोल दे या डायरेक्टर बोल दे कि भाई ये बच्चा का जब जन्म हो मैं उन्हें लॉन्च करने वाला, ये है नेपोटिज्म। जो बड़े स्टार्स के बच्चे हैं उनको दोबारा सपोर्ट मिल जाता है। शायद सुशांत सिंह अगर इनसाइडर होता तो उस सिचुएशन में कोई बड़े किसी का हो सकता है, अगर वो स्टार सन होता, उनके फादर का फोन चला गया होता कि भाई ये सिचुएशन पैदा हो गई है, उनको भाई रामलीला करने दो, या संजय साहब या बाकी किसी का अगर फिल्म आई है तो उनको करने दो, ये सिचुएशन पैदा होता। आउटसाइडर के लिए कोई नहीं खड़ा होता है, लेकिन आउटसाइडर हो तो आपको बॉलीवुड मौका नहीं देती है। ये कहना अगर मैं कहूँ तो बहुत गलत होगा, क्योंकि मुझे गुलशन कुमार जी ने चांस दिया है, मुझे टिप्स में रमेश तौरानी, कुमार तौरानी ने मौका दिया, मुझे वीनस में जो जैन ब्रदर्स है उन्होंने मौका दिया, मुझे बड़े बड़े शोज में कल्याण जी आनंद जी ने मौका दिया। तो कितने लोगों ने, बैंक्स ने लोन दिया, तब जाके मैं यहाँ पे जो भी है बाबुल सुप्रियो जो भी है, मैं अपना करियर बना सका। तो फिल्म बॉलीवुड को आप सिर्फ नेपोटिज्म बोल के ट्रैश करेंगे, व्हाट इज सैड? सैड इज, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुकेश भट्ट ने बहुत क्रूअली टेलीविजन में आके बोला कि आई सॉ इट कमिंग, आई सॉ हिम एज अ ट्रबल्ड सोल। मेरा क्वेश्चन है
कि अगर वो इनसाइडर होता तो कोई ना कोई उसका हाथ पकड़ लेता, उसके डैडी को फोन कर लिया होता कि आपका बेटा ठीक नहीं लग रहा है, उनको फलाने इसके पास लेके जाइए, उनको दवाई खाने बोलिए, ये होता। लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आउटसाइडर है, वो आया, वो ट्रबल दिखा, उनके साथ परवीन भाभी की कंपैरिजन की गई और वो मुकेश जी सॉ इट कमिंग, ये सब बात हुई, उनको छोड़ दिया गया। यही तो कंगना रनौत कह रही हैं, कह रही है कि जानबूझकर उनको मानसिक परेशानी थी, ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है, जबकि खुद फैमिली सुशांत सिंह राजपूत की ये कह रही है ना बाबुल सुप्रियो जी कि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा मतलब जिस डिप्रेशन और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इतने मानसिक रूप से परेशान थे कि सुसाइड कर लिया, ऐसा कोई मतलब परिवार भी इसको संदिग्ध मौत मान रही है। एग्जैक्टली उसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि उनका डेथ के सराउंडिंग जो सर्कमस्टेंसेस है उसको आप बॉलीवुड से सीधा मत जोड़िए। मैं बोल रहा हूं कि किस सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हुई है उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। अगर निशिकांत दुबे जी मेरे दोस्त है, मेरे पहले उन्होंने कहा कि बॉम्बे में नीचे वाले पुलिस वाले जो मिले होते हैं, बहुत सारे स्टार्स के मैं नाम लेता हूं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, सब स्टेट्स में होता है, व्हाई विल आई मलाइन बॉम्बे, दैट इज माय ड्रीम सिटी। बट अगर उसके वजह से अगर तहकीकात ठीक से ना, आस्क मी कैलकाटा में क्या होता है ममता दीदी के राज में, तो हर चीज की अगर आपको लगता है कि वो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, बिल्कुल सीबीआई करे। उनका मौत का सर्कमस्टेंसेस क्या है, कैसे एक लड़का सुबह आके जूस पिए, उसके बाद अचानक दरवाजा बंद कर दे और सुसाइड कर ले, डेफिनेटली जो सर्कमस्टेंसेस है वो काफी उसमें क्वेश्चंस, सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि लेकिन क्या ये सवाल आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने उनको काम दिया या काम दे के बाद में नहीं किया उसके साथ जोड़ सकते हैं? उसमें मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। आई थिंक ऐसे बॉलीवुड को जनरलाइज करना ये सही बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर्स, मैंने नाम भी लिया, जिन्होंने बहुत किया और आगे भी बहुत आउटसाइडर्स आके वहां पे नाम करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए कि बॉलीवुड भी एक बिजनेस है। आपको किसी में टैलेंट दिखती है, आप उसके टैलेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं आप उनसे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा बना सकते हैं जहां पे कॉपीराइट, पब्लिशिंग राइट, परफॉर्मेंस राइट, इन सारे चीजों के जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है उसके मद्देनजर क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्लॉजेस डाल सकते हैं कि जहां पे एक टैलेंट के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, तो उसी टैलेंट को कहीं और पे अगर बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, क्या एक विंडो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए जहां पे वो कुछ उसमें कुछ पेनल्टी दे दे, ऐसा कोई क्लॉज हो कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट डिसऑनर करके कोई और फिल्म कर ले तो उस फिल्म से आपको जो, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक आइडिया के तौर पे बोल रहा हूँ कि उससे आपको जो रेम्यूनरेशन मिले, यू विल हैव टू कॉम्पेंसेट द प्रीवियस प्रोड्यूसर जिनके साथ आप एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्रैक्टेड थे। क्या ऐसा एक एग्जिट क्लॉज होना चाहिए जो बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में रहते हैं, एग्जिट क्लॉजेस, क्या ऐसा होना चाहिए? एग्जिट क्लॉज नहीं रहे और ऐसा रहे कि आप जिंदगी से एग्जिट कर जाए, तो क्या यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नहीं, ठीक है, लेकिन तो क्या कंगना रनौत की लड़ाई आपको बेवजह लग रही है? क्योंकि उन्होंने तो बॉलीवुड से सीधे जोड़ा है। नहीं, कंगना रनौत जी की लड़ाई मुझे बिल्कुल बेफजूल नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी अगर वो बहुत एजिटेटेड और एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो जो बात कहना चाहती है वो डाइल्यूट हो जाता है। वो जो बात कह रही है उसमें बहुत सारी सच्चाई है। उन्होंने भी इस चीज को फेस किया, मैंने भी फेस किया, उस चीजों को मैंने फेस किया। सबका थ्रेशोल्ड सेम नहीं होता है। जिस तरीके से हमें ब्रूटली ट्रोल किया जाता है ट्विटर में, ये समझना कि आप सेलिब्रिटी है उसलिए आपको वो इग्नोर करना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू मूव अहेड, ऐसा सबके लिए सच नहीं हो सकता है। हमें भी बहुत जलना पड़ता है, दिल को जलाना पड़ता है उसको हजम करने के लिए। तो जब आप स्पॉटलाइट पे होते हो तो यू आर अ सॉफ्ट टारगेट। नाउ सम सॉफ्ट टारगेट्स आर रियली सॉफ्ट टारगेट्स, डू दे गेट नर्चर्ड? अगर वो इनसाइडर होता है तो उनका फैमिली होता है, उनके कोई बड़े फेमस फादर होता है, वो उन्हें नर्चर करते हैं। आउटसाइडर है तो दे आर लेफ्ट टू पेरिश। ये बात सच्चाई है। लेकिन नेपोटिज्म हर फील्ड में है। अंबानी का बेटा सीईओ बनता है, अदानी का बेटा सीईओ बनता है, ये सब देश में है, देश में नहीं पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। तो लेट्स नॉट ओनली सिंगल आउट बॉलीवुड फॉर इट। जो वहां पे करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं हम उसे देखें और क्या हम उस पर करेक्शन कर सकते हैं उसमें हमको नजर आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबुल सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने अपना पक्ष रखा है। आपका मानना है कि बॉलीवुड को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही है, नेपोटिज्म लेकिन है उसी तरह से जैसे तमाम अन्य इंडस्ट्री में है, ये उनकी राय थी। उन्होंने कहा कि कई बार भावुक होकर जो बोलना चाहती है कंगना रनौत उसमें कुछ ज्यादा बोल जाती है तो बातें डाइल्यूट हो जाती हैं, ये उन्होंने कहा है कंगना के लिए। बहुत धन्यवाद आपका बाबुल सुप्रियो जी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अब हमारे साथ एक और ऐसे ही कलाकार शामिल हो रहे हैं जिनका उसी शहर से वास्ता है जहां से सुशांत सिंह राजपूत
राजपूत थे। हमारे साथ शेखर सुमन जी जुड़ रहे हैं जो कि पटना शहर से ही आते हैं और ऐसे छोटे शहरों के जो तमाम स्टार्स हैं शेखर जी वो उभरते हैं, अपनी तरीके से बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हैं, एक मकाम हासिल करते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की किरदार को निभाकर सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। काई पोचे बेहतरीन फिल्म है उनकी, लेकिन अब उनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे भी वही, क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला संदिग्ध लगता है? बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। शेखर जी। जी हाँ, बिल्कुल मामला संदिग्ध लगता है। इसीलिए तो मैं इतने दिनों से और लाखों करोड़ों लोग जो हैं एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये जो है वो आत्महत्या नहीं है, उसे मारा गया है। और मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती। किन वजहों से वो मरे या किन वजहों से वो गए, कौन से लोग हैं जो उनके पीछे हैं, क्या ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये मैं कई बार कह चुका हूं, तो ये सब कहना पुनरावृत्ति होगी। और भी बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से कह चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, सोशल कह चुके हैं, वीडियोस जारी किया उन्होंने, यूट्यूबर्स आके बोल रहे हैं। तो एक पूरा ये जो मुहिम चल पड़ा है। और अब ये है कि जिस जांच की हम मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो तो अवश्य होना ही चाहिए और इसको अब विराम देना चाहिए। क्योंकि अब ये कोई देख लीजिए कि 45-47 दिन हो गया है और लगातार हम लोग बोले जा रहे हैं, लेकिन ये जिन कानों में ये बात जा रही है वो शायद इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ वक्त के बाद कुछ अनाप शनाप बातें भी होने लगती हैं, कुछ लांछन इस तरह के लगाए जाते हैं, सबको दोषी करार दिया जाता है, किसी को खूनी बताया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है वो इन्वॉल्व है। वो सब गलत है क्योंकि अभी किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, तो सब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये सब कयास है, स्पेकुलेशन है, जो कि सही नहीं है। लेकिन कुछ जो तथ्य हैं, कुछ जो प्रीमा फेशी एविडेंसेस हैं, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, वो इशारा करती हैं कि ये जो दिख रहा है वो नहीं है। शायद इसमें कोई साजिश थी, शायद कोई षड्यंत्र था, कोई कंस्पिरेसी थी, और ये ही तो जांच का विषय है। अब किन दबावों में आके उन्होंने ऐसा किया ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि वो दबाव में जरूर यकीनन रहे होंगे, क्योंकि उनके पास अपनी ऐसी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो खुशहाल थे, वो सफल थे, वो पैसों की कोई तकलीफ नहीं थी, उनका जो निजी रिश्ता था वो भी बहुत सही था। फिर क्या वजह है ऐसा इंसान जो है वो खुदकुशी करे? कोई वजह नहीं है। अब मतलब एक हंसता खेलता इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है, उसके हाथों से फिल्में जा सकती हैं, वो शायद बाइपोलर भी हो सकता है जैसा वो कह रहे हैं, और शायद किसी साइकाइट्रिस्ट ने भी कहा, लेकिन ये वजह नहीं है खुदकुशी करने के लिए। तो इसके अंदर तक जाने के लिए, इसके गहराई में, इसके तह तक जाने के लिए जरूरी है कि जांच की जाए और फौरन। नहीं, मेरा अगला सवाल, चूंकि आप भी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, आपने भी सब कुछ करीब से देखा है, क्या सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, इन सब के शिकार हुए? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म ये मर्ज नहीं है, ये मसला नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई प्रोड्यूसर है या मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं अपने भाई को मौका दूंगा, मैं अपने बेटे को मौका दूंगा, मैं अपने दोस्त को मौका दूंगा। इसलिए फेवरेटिज्म भी मसला नहीं है, वो तो बिल्कुल जायज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नाजायज वो ये है कि मैं दूसरों को किसी प्रोजेक्ट में काम न करने दूं, या जब बाहर के किसी एक्टर को, या वो छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, अगर वो किसी बड़ी फिल्म में हमें पता चल जाता है या गैंग को पता चल जाता है कि वो इसमें काम कर रहा है, तो वो उसे निकलवा कर अपने लोगों को उसमें शामिल करवा देते हैं। ये गलत। इसलिए जो है वो छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है, बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम से। और जब आप इनकी बात मानेंगे तो फिर ये आपको अपने हिसाब से काम करवाते हैं, फिर जी हुजूरी करनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो रंगदारों की जमात है, ये जो गुंडों की जमात है, इन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। कौन सी फिल्म कब लॉन्च होगी, कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी, कितने थिएटर्स में रिलीज होगी। थिएटर्स पे भी इनका बाकायदा कब्जा है, थिएटर में रिलीज की तारीख पे भी इनका कब्जा है। तो ये कुछ पावरफुल लोग हैं जिन्होंने अपना एक सिंडिकेट बना के रखा हुआ है, और वो
छोटे बड़े जो भी जहां से भी कोई आ रहा है वो सबको रोक लगाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें हकीकत ये है कि छोटे शहर के जो लोग आते हैं उनके मुंह पे तो पहले से ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है, तो उनके लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है। स्टार नेपोटिज्म में ये जरूर होता है कि जो स्टार किड्स हैं उनको एक लीड जरूर मिल जाता है, एक ब्रेक जरूर मिल जाता है बहुत आसानी से, हालांकि वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जो बाहर के लोग आते हैं उनको देर से मिलता है, लेकिन इवेंचुअली आखिर में ऑडियंस ही जो है वो तय करती है कि कौन स्टार बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन ये गैंग क्या करता है, अपने ही लोगों को उन पे थोपता रहता है, तो ऑडियंस के पास और कोई चारा भी नहीं है बजाय इसके कि उन्हीं लोगों को देखे जिनको दिखाया जा रहा है। आपका एक्सपीरियंस, आपका क्या अनुभव रहा कि आपको इस नेपोटिज्म, इस फेवरेटिज्म, इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा शेखर सुमन को? बिल्कुल सामना किया है और बहुत जोरों से सामना किया है, वरना मुझे पड़ोस के कुत्ते ने काटा था कि मैं फिल्में छोड़ के टेलीविजन करने लगता, जबकि टेलीविजन पे काम करना उस वक्त छोटा समझा जाता था, हक़ारत की दृष्टि से देखा जाता था। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रह गया था क्योंकि बड़ी फिल्में मुझसे छीनी जा रही थी और बड़ी फिल्मों से मुझे निकाला गया। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे यहां रोक रहे हो तो मैं टेलीविजन कर लेता हूं, और बहुत मन मार के किया था। लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा था कि मुझे कुछ करके दिखाना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे टेलीविजन के जरिए बड़ा बना दिया, और टेलीविजन का शुक्र है कि उसने मुझे बड़ा बना दिया, वरना इनकी तो पूरी कोशिश ये थी कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मैंने फेस किया है, मेरे बेटे अध्ययन ने फेस किया है। उसकी जब शुरुआती दौर में फिल्म बनी राज, जो बहुत बड़ी हिट थी और उसको 12-14 फिल्में मिली, अचानक जब वो बड़ा हुआ और उसका नाम जो है बड़े सितारों में आना अभी शुरू ही हुआ था, तो सारी फिल्में उससे छीन ली गई, उसे दबा दिया गया, उसे दरकिनार कर दिया गया। ये तो सबके साथ होता है, सभी के साथ होता है। तो ये नहीं है कि अगर आप स्टार किड हैं तो आपके साथ नहीं होगा। आपको उस जमात का हिस्सा बनना, गुट का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जो आप कह रहे हैं बहुत रिवीलिंग है, और कई लोग ये मानेंगे कि शायद इसी सच्चाई की वजह से कई लोगों के लिए बॉलीवुड में एंट्री स्ट्रगल ही बनकर रह जाती है। लेकिन वापस उस सवाल पर जाते हुए, क्योंकि हम सुशांत की बात कर रहे हैं, आपने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, लंबे वक्त से आप मांग कर रहे हैं, क्या वजह है कि आपको लगता है कि मुंबई पुलिस ठीक दिशा में जांच नहीं कर रही है या नहीं? देखिए, मुंबई पुलिस एक वक्त ऐसा था जब उसको कहा जाता था कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद अगर कोई सक्षम पुलिस है और एफिशिएंट पुलिस है तो वो है मुंबई पुलिस। लेकिन वक्त के साथ साथ कभी कभी छवि भी धूमिल हो जाती है। मेरा उन पर पूरा विश्वास था, लेकिन जिस तरह से ये लोग ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं अपने दिल से कहना चाहूंगा कि मेरा विश्वास डगमगा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोगों को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि सबका भरोसा मुंबई पुलिस पे था और रहना चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस से अगर आपका भरोसा उठ जाता है तो फिर समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मुंबई पुलिस इसकी बहुत तफसील से तफ्तीश करे, और जो लोग कह रहे हैं, जो संदेह उन्होंने जो जाहिर किया है, उसके आधार पर कुछ न कुछ कोई एक सनसनीखेज एक इसका निवारण करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेखर सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रंगदारों का एक पूरा गैंग है वहां पर, जब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुई है, बहुत लंबी दूरी या फिर मुश्किलों के बीच आगे का रास्ता निकाल पाना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ अब कई अन्य मेहमान भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनोज मुंतशिर जी, जाने माने लिरिसिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधु, जिन्होंने बेहतरीन फिल्में की हैं, हमारे साथ वो इस वक्त जुड़ गई हैं, और अद्वैता काला हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपके साथ मधु शुरू करते हुए, क्या आपको लगता है कि नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये तमाम आरोप जो लग रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री पर, उनमें दम है, और ऐसे ही किसी दबाव की वजह से मानसिक रूप से परेशान थे जो आरोप लग रहा है कई लोगों पर? आप सुशांत सिंह राजपूत की इस मौत को किस तरह से देखती हैं? मधु। नेपोटिज्म जो वर्ड है, आज इसको एक कर्स जैसे जैसे गाली है उस तरह से इसे देखा जा रहा है। बट आई वुड लाइक टू से कि नेपोटिज्म इज जस्ट मैं कहना चाहूंगी कि ये एक इंट्रोडक्शन है, एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर जैसे आपने कहा कि मैंने अच्छी फिल्में की हैं पास्ट में, और आज मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, अगर वो चाहे कि उसको एक्टर बनना है तो ऑटोमेटिकली एज अ मदर आई विल ट्राई टू कनेक्ट हर। मैं उन लोगों को मैं फोन करूंगी जिनके साथ मैंने काम किया है और मेरे अच्छे संबंध है, मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहूंगी कि सर प्लीज मेरी बेटी एक्टर बनना चाहती है, आप देखिए।
फिर वो कहेंगे कि या प्लीज भेज दो, मैं देखता हूँ। अगर उनको वो पसंद आई, दिल से ओके लेट मी ग्रूम हर एंड लेट मी हेल्प हर आउट। अगर उनको वो अच्छी नहीं लगी, उसमें अगर उनको टैलेंट नहीं दिखाई दिया, तो वो मुझसे कहेंगे कि नॉट दिस मूवी पर नेक्स्ट मूवी में देखते हैं, या जैसे भी करके वो उस चीज को टाल देंगे। पर ये जो रेफरेंस पॉइंट है, जो वो मेरा फोन उठाते हैं और वो मेरी बेटी को जो फर्स्ट स्टेप जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसे हम एक्चुअली नेपोटिज्म, उसको जब वो वर्ड आजकल जो यूज करते हुए वो एकदम नेगेटिव सा लगता है, पर एक्चुअली दिस इज व्हाट वी ऑल डू। जिस तरह से हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से हम जैसे रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, उसी तरह से उसी रिलेशनशिप में हम ये भी डिपेंड करते हैं कि जब हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं या हमारा कोई नुकसान हो जाता है, हमें रिजेक्शन मिलती है, वही लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों मतलब जो बैलेंस है, वही पेरेंट्स। तो मुझे आज सोसाइटी में ये लगता है कि हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो मेंटल हेल्थ है, वो काफी फ्रेजाइल हो चुकी है, क्योंकि लोग बाहर के स्टेट या दूसरे शहरों से आते हैं, अकेले रहते हैं, और कभी कभी ये सारी चीजें बहुत होती हैं। मुझे याद है जब मैं ऑडिशन में जाती थी पहले, और जब सामने से लोग मुझे कहते थे कि ये आपको नहीं मिलेगा, या यू आर नॉट गुड, या यू विल हियर फ्रॉम अस। जब मैं वो ऑडिशन देके जब मैं बाहर आती थी, मेरे दोस्त या मेरे पापा खड़े रहते थे जिनके साथ मैं अपना हेवी हार्ट लेके घर जाती, तो दे वर ऑलवेज पीपल टू क्राई विथ मी, टू होल्ड माय हैंड। टुडे वी आर वेरी लोनली इन सोसाइटी। आज हमारी टॉलरेंस ये सब बहुत कम हो गई है, हम अकेला रहना पसंद करते हैं, और इस वजह से हम अपने लाइफ को टॉलरेट नहीं कर सकते। आई फील वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर रिलेशनशिप बिकॉज दैट इज द बफर टू द वेगरीज ऑफ लाइफ। और ये जो लाइफ इज नेवर फेयर, मेरा ये कहना है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इनसाइडर हूँ कि आउटसाइडर हूँ, क्योंकि मेरे पापा प्रोड्यूसर थे और मैं हेमा जी की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं उनकी कजिन हूँ। लेकिन मुझे जो ब्रेक मिला वो मुझे सारे ऑडिशन दे के वो सब करके ही मिला, और मुझे वो आइडेंटिटी थी दैट आई एम फ्रॉम अ फिल्म हाउस, लेकिन आई हैड टू स्ट्रगल। तो मुझे हमेशा, जैसे सारे फिल्मी बच्चे कहते हैं कि हम भी स्ट्रगल करते हैं, मैं भी सबसे कहती थी कि मैं भी स्ट्रगल करती हूँ। लेकिन जो मेरे साथ वाले जो दोस्त थे, जो रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में दूसरे स्टेट से आते थे, पटना से, पंजाब से, उन्हें तो वो चांस भी नहीं मिला। तो मैं अपने आप को कभी कभी उदास होकर सैड हो जाती थी कि मुझे ये चांस नहीं मिला, मुझे ये फिल्म नहीं मिली। बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो लकी, मुझे वो सारी चीजें मिली जो दूसरे लोगों को, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे, उनको नहीं मिले। तो मैं लकी हूँ या अनलकी हूँ, दिस इज हाउ लाइफ प्लेज आउट। तो ये सारी चीजें जो है, इट हैपेंस। मनोज मुंतशिर जी, आपको लगता है कि क्योंकि अभी हम बाबुल सुप्रिया से बात कर रहे थे, शेखर सुमन जी से कह रहे थे, बाबुल सुप्रिया का कहना था कि नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में है, यहां पर भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के इन लोगों को सब कुछ के लिए ब्लेम कर देना भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ शेखर सुमन थे, उन्होंने कहा रंगदारों का एक पूरा गैंग है, या तो गुट में शामिल होइए या फिर आपको हर कदम पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मनोज, मैं आपका ध्यान तीसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। एक ऐसा भी पहलू है इस समस्या का जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। एक ऐसी इंडस्ट्री से आप फेयरनेस की उम्मीद कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री को आज तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला हुआ। 80,000 करोड़ का टर्नओवर हमारी इंडस्ट्री का है, इसके बावजूद सरकार, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन हमें रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज एन इंडस्ट्री। तो आप हमसे उम्मीद क्या करते हैं? हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरफा हैं और एक तरफा होते रहेंगे जब तक हम पर किसी न्यायपालिका की मुहर नहीं लगे। तो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं ना, तो हम उनका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं से स्क्रीन होकर नहीं आए हैं, इनको किसी का खौफ नहीं है। ये बेखौफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये बदतमीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि हमारी सरकारें चुपचाप आंखें बंद करके तमाशा देख रही हैं। बरसों बरस से हमारा कमाया हुआ पैसा, उसका टैक्स हम भरते आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने में कामयाब नहीं हुए। तो जब तक आप इंडस्ट्री का दर्जा नहीं हासिल करते हैं, जब तक आप, हमारी चुनी हुई सरकारें हैं ना, ऐसा तो नहीं क्योंकि बाहर से आ गई सरकारें, हमारी चुनी हुई सरकारें अगर हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं, तो एक बात जान लीजिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे हादसे होते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं मनोज जी, पर ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को सरकार कैसे उसमें एंट्री मार सकती है? सरकार क्या करेगी? मतलब वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स तो फिर वो बोलेंगे कि जो कलाकार इसके लिए तैयार है वो खुद साइन करता है, उसे पता है कि उसे पता है। मैं कोई अंजना जी, सॉरी, मैं कोई बात बताता हूँ। आप मुझे बात बताइए, दहेज जो एक प्रॉब्लम है, सरकार वहां इंटरफेयर करती है ना जहां बराबरी की बात नहीं होती।
हाँ। बाल मजदूरी में सरकार क्यों इंटरफेयर करती है? मेरा बच्चा है जो 7 साल का है, मैं गरीब आदमी हूं, मैं रजामंदी से अपने बच्चे को चाय की दुकान पे काम करने के लिए भेज रहा हूं। चाय की दुकान वाले ने मुझे बोला है 700 रुपए महीने का देगा, वो दे रहा है, तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चे को, सुनिए ये बात समझने वाली है, सरकार को प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ बराबरी का सौदा नहीं हो रहा, यहाँ प्रेशर में काम हो रहा है, यहाँ दबाव में काम हो रहा है। जब दहेज दिया जाता है, मैं अपनी बेटी को लाखों का दहेज दे दूं तो मैं मुजरिम क्यों हूं? मैंने अपनी खुशी से दिया है। लेकिन दहेज लेने वाला, दहेज देने वाला दोनों मुजरिम क्यों हैं? इसलिए मुजरिम है क्योंकि बात प्रेशर में हो रही है, बात बराबरी की नहीं है। तो सरकार का दखल यहाँ पूरी तरह से बनता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर में मुझे दिया जा रहा है, मैं मनोज मुंतशिर हूं, मैं बाहर से आया हूं, गौरीगंज अमेठी से मैं आया हूं चल के, मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या औकात है कि मैं इनको बोलूं कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के 3 क्लॉज बदलो। आज बोल सकता हूं, आज कहीं पहुंच गया हूं, आज बोल सकता हूं, पहले बोल सकता था क्या? तो सरकार का दखल जरूरी है मैडम, और होना ही चाहिए। ठीक है कुनिका जी, क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से बॉलीवुड में गुटबाजी है, बड़े बड़े बैनर्स हैं, वो मनमाने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, क्या आपको भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कुछ संदिग्ध मामला दिखता है? इसके बाद मैं अद्वैता फौरन आपके पास आऊंगी। कुनिका जी। सो थैंक यू अंजना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ जो अभी मनोज जी ने कहा वो एक पहलू है, वो एक पहलू है इसका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री, हमारे जो एक्टर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर लॉस के अंडर में जाके वो दे कैन नॉट गेट रिड्रेसल, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत वो नहीं कर सकते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस पर वो हो सकता है। लेकिन अब उसके लिए हाई कोर्ट जाओ, जो स्ट्रगलर होता है वो खुद अपनी जद्दोजहद में लगा रहता है, वो कहाँ से जाएगा? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जब आपको एक स्टेटस मिलेगा जहां पे आप लीगली आपको एक रिड्रेसल मिलेगी कोर्ट्स में या बाय सम लॉज, that will definitely make a difference. The contracts are one sided and there are huge contracts, उसमें इतना लिखत पढ़त होता है कि कई लोग बेचारे लोग बोलते भी हैं, अरे यार इतना क्या पढ़ना है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। दैट इज द थिंग। एंड इफ यूर, अगर आप किसी ऐसे शहर से आए हैं और आप यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपके आंखों में इतने बड़े बड़े सपने हैं और आप उनको पूरा करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप इस प्रेशर में आएंगे। ही इज एब्सोल्युटली राइट। उसके अलावा मैं नेपोटिज्म के बारे में कहना चाहूंगी, नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। ये जरूर है कि अब आप मुझे बताइए, अमित शाह जी का बेटा, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है? वो आज सेक्रेटरी बने हैं बीसीसीआई में और उनके अंडर सौरभ गांगुली काम कर रहे हैं। ये नेपोटिज्म नहीं है, ये भी नेपोटिज्म है। लेकिन नेपोटिज्म हर जगह है, लेकिन आप उसको नेपोटिज्म का नाम दे रहे हैं, वो गलत है, वो अपॉर्चुनिटी है। और ये यस डेफिनेटली, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं तो आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टाइगर श्रॉफ को अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उसके बाद उसको फिल्में नहीं मिली। उसके बाद उस बच्चे ने अपने ऊपर मेहनत की और मेहनत करके उसने अपना इमेज और अपना पूरा लुक चेंज किया। सो there is, I don't believe that nepotism, definitely it's very sad what has happened with Sushant Singh Rajput. I could not, मतलब मैं उनकी फिल्म देख भी नहीं पाई, रोती रही दिल बेचारा जब देख रही थी, बट मैंने एज श्रद्धांजलि मैंने उस दिन देखा। मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे पहलू हैं। गुटबाजी है, डेफिनेटली अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, जिनके सर्कल में आप पार्टीज करते हैं, जो आपके सर्कल में आपके साथ रहते हैं, वो डेफिनेटली उनको आप प्रमोट करेंगे। थिएटर्स नहीं मिलते हैं, डेफिनेटली प्रेशर बनाया जाता है। देयर इज अ होल पीआर टीम जो आपके खिलाफ काम करेगी अगर वो चाहते हैं कि अगर उनको लगता है कि आप में खतरा है आपसे। तो ये सब है, लेकिन ये एक पहलू नहीं है सिर्फ। ठीक है अद्वैता जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। आपको सबकी बात, क्योंकि बाय एंड लार्ज जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को गलत जरूर ठहरा रहे हैं मनोज जी, लेकिन सबका ये मानना है कि नेपोटिज्म हर जगह है। क्या ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं? गुटबाजी के साथ जीना सीख लें अगर आपको बॉलीवुड में एग्जिस्ट करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड आई थिंक कि जो मनोज जी ने कहा है, मैं उससे एक अगर पॉइंट उठाऊं तो मैं कहूंगी कि अंजना, हमने अभी मी टू मूवमेंट देखा है और बहुत ये कास्टिंग काउच की बात होती है। एंड अगर हम इंडस्ट्री का स्टेटस बॉलीवुड को दें या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दें, तो एटलीस्ट विशाखा गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है कि जहां बहुत है और प्रोडक्शन हाउस या सेट, डिपेंडिंग ऑन द सेट, स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं। तो इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है इंडस्ट्री का, वो उसको बढ़ावा मिलता है एंड दैट एग्जिस्ट। और तो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की वजह से लोग परेशान हैं। जैसे मधु जी ने कहा कि चांस मिलती है, अगर आप किसी परिवार से हैं जहां पे आपकी वक्त की बहुत कमी है, हमें बीच में ही आपकी बातचीत काटनी पड़ रही है, लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। महेश भट्ट से पूछताछ हुई है, कई लोगों का यह मानना है कि धीरे धीरे सच सामने आ रहा है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग की आवाज भी बुलंद होती जा रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।